ठीक है। अब EPR 4.0 से पहले जो स्ट्रेटजी चल रही थी वो EPR 3.0 थी, ठीक है। 4.0 लाने का मकसद क्या था? अब जैसे बाय टाइम हमने देखा जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही है, हमारा जो वर्ल्ड है वो एवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो उस सिनेरियो में हो ये रहा है कि अमेज़ॉन के भी एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं बाय डे, अमेज़ॉन की भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं उसमें भी बाय टाइम चेंजेस आते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से अब जो EPR 3.0 था उसके बजाय अब नेटवर्क की स्ट्रेटजी आई EPR 4.0, ठीक है। EPR 4.0 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और ज़्यादा जो फोकस रखा गया वो किस पे रखा गया? PPC पे। अब PPC क्या होती है? हमारे पास पेपर क्लिक जो हमारा एडवर्टाइजिंग मॉडल है, ठीक। तो अब सिनेरियो चल कैसे रहा है? मैं बिल्कुल जैसे बेसिक जो पेड जो हमारे FE मास्टर या वर्चुअल असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं अक्सर जो है क्या करता हूँ स्टार्ट से लेके चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि कहाँ से हमने स्टार्ट लिया, कैसे कैसे किस किस स्टेप पे हम लोग गए। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। स्टार्ट कैसे हुआ? कोई भी लॉन्च, कोई क्लाइंट आया आपके पास, वो कह रहा है कि मैंने प्राइवेट लेवल लॉन्च करना है, तो स्टेप्स होंगे क्या? स्टार्ट ऐसे होगा, सबसे पहले आपने क्या किया? उसके लिए कीवर्ड ऐड किया, आपने कीवर्ड का आइडिया जनरेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर एनालिसिस किया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया। प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद आपने मजीद कंप्यूटर एनालिसिस किया और आप सोर्सिंग की तरफ चले गए। सोर्सिंग में आपने देखा कि अब आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने प्रोडक्ट में एडअप करवा दी हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर एनालिसिस कर चुके हैं, आप अपने कंप्यूटर के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ चुके हैं, वहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट से, ठीक है। आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़ लिए, उससे आपको ये पता चल गया कि आपका जो कंपटीटर है उसकी बैकबोन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्लियर है। तो अभी आप सोर्सिंग की तरफ गए, सोर्सिंग में आपने इन्वेंटरी रेडी करवा दी सपोज। उसके बाद हमने क्या किया? कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग लगाना, वो सब चीज़ें कर दी हमने। वो सब चीज़ें करने के बाद अब हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? लाइव होने जा रहा है। अब हमारे जब प्रोडक्ट लाइव हो रहा है तो लाइव होते हुए मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब से हमारा प्रोडक्ट लाइव होता है हमारे प्रोडक्ट का हनीमून पीरियड स्टार्ट होता है। उस हनीमून पीरियड में होगा क्या? हनीमून पीरियड में ये होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है ना उसको अमेज़ॉन जो है डिफरेंट कीवर्ड के अगेंस्ट इंडेक्स करेगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बेसिक प्रोडक्ट है हमारा आइसक्रीम स्कूप, जिसके हम मोस्टली एग्जांपल्स लेते हैं। अब आइसक्रीम स्कूप की एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आइसक्रीम स्कूप की लिस्टिंग की, उसमें कहीं मैंने अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ आइसक्रीम स्कूपर। अब आप लोगों को एक चीज़ का पता है कि जो अगर रैंकिंग होनी है, अगर कोई कस्टमर आइसक्रीम स्कूप सर्च कर रहा है आगे, उसको हमारा प्रोडक्ट जो शो होगा वो किस पेज पे शो होगा कि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी। अगर सेल्स वेलोसिटी अच्छी होगी तभी उस प्रोडक्ट का रैंक अच्छा होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। जब तक जिसकी सेल्स अच्छी होती जाती है वो ऊपर आता जाता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसी हिसाब से वो अपना उसका PSR बेहतर होता जाता है, उसका पोजीशन रैंक बेहतर होता जाता है और वो ऊपर आता जाता है, ठीक है। तो होता ये है कि जब हनीमून पीरियड होता है तो अमेज़ॉन कहता है PSR तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये जो कीवर्ड इसने इंक्लूड किए हुए हैं इनके अगेंस्ट मैं इसको इंडेक्स करवाता हूँ लिस्टिंग को, और मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर मैं इसको टॉप फर्स्ट पेज पे रैंक करवाऊँ या फर्स्ट पेज पे शो करवाऊँ तो मेरे कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है। फिर होगा ये कि अगर आपने अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड किया हुआ कीवर्ड आइसक्रीम स्कूपर, तो आइसक्रीम स्कूपर पे जो है अमेज़ॉन लिस्टिंग आपकी उठाएगा, उसको 5वीं पोजीशन पे शो करवा देगा। वो कहेगा देखता हूँ कस्टमर क्या करता है। अब अमेज़ॉन के एल्गोरिथम एक्टिवेट होता है, वो ये देखता है कि अगर कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आ रहा है, ठीक है, उसके आने का टाइम और उसके जाने का टाइम उस तक ट्रैकिंग करता है। उसमें ये देखता है कि आपके कस्टमर ने क्या क्या एक्शंस किए आपकी लिस्टिंग पे। उसने बुलेट पॉइंट्स को पढ़ा, उसने डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा, ठीक है। वो ये चीज़ भी देखेगा कि वो कहीं पे स्टक हुआ है, कहीं पे उसने ये तो नहीं किया कि बुलेट पॉइंट तक आया, कहीं पे कंफ्यूज हुआ और वहीं से वापस लिस्टिंग बंद करके चला गया। फिर एल्गोरिथम ये देखेगा कि उस बुलेट पॉइंट्स की जो आपने लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, उसको एल्गोरिथम देखेगा, उसको स्कैन करेगा, उसमें देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इसकी जो इसने कंटेंट लिखा हुआ है वो कहीं कंफ्यूजिंग है। अगर तो वो कंटेंट कंफ्यूजिंग है तो इसका मतलब अब आपकी लिस्टिंग ट्रांसपेरेंट नहीं। अगर आपकी लिस्टिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर आप अपनी लिस्टिंग की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे, तो अमेज़ॉन आपको फौरन वहाँ से उठाएगा और लास्ट पे डाल देगा। अब उसको पता है कि इसकी लिस्टिंग ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो बाकी के कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको इंडेक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक सिनेरियो ये देख लेते हैं कि उसके एल्गोरिथम ने ये देखा कि लिस्टिंग पे आपका कस्टमर आया,
उसने सारा पढ़ा, उसने रिव्यूज़ तक दिया, उसने देखा कि रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह नहीं है, वो इस वजह से चला गया। तो अमेज़न कहेगा कि ठीक है कंटेंट ठीक है, लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। फिर एक और सिनेरियो ये भी होगा कि कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आएगा और वो कंटेंट वगैरह पढ़ेगा और वो कहेगा कि ठीक है बाय कर लेता हूँ, नया सेलर है लेकिन कोई मसला नहीं। तो वो जब बाय कर रहा होगा वहाँ से, तो फिर जो आप पे सेल आ रही है उस टाइम पे, जब अमेज़न ने आपको ये समझने के अप्रूव किया है, उस टाइम पे जो सेल आएगी वो आपकी ये समझते कि बाउंड्री सेल है। उस सेल पे अमेज़न आपको इतना अप्रैल करेगा और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका BSR बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि उसने ये देखा कि मैंने कस्टमर को शो करवाया ना, तो मेरे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है इस प्रोडक्ट में, वो सेटिस्फैक्टरी है उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट को यहाँ पे अगर इस लिस्टिंग पे आ रहा है तो वो बाय कर रहा है। ठीक है, तो जब इंडेक्स हुआ, अब सपोज हमारे इंडेक्सेस हो गए, अब उसके बाद वो सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन वो फिर भी लग पे है कि कस्टमर बाय करता है या नहीं करता है। उसके अगेंस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट ये है कि हमें कोई लॉन्चिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें रैंकिंग के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि हमारा प्रोडक्ट, हम कोई ये समझ लें कि वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स इंडेक्स हुए लेकिन कस्टमर की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं आए, तो फिर क्या होगा, हमें भी कोई रैंकिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करने की ज़रूरत है, कोई लॉन्चिंग के लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर हम लोग EBR 4.0 लेते हैं। अब EBR 4.0 में फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन। इसमें है लॉन्च एंड रिलीज डेट टू बी इन फ्यूचर डेट्स 1 मंथ लेटर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री अराइवल डेट एट अमेज़न वेयरहाउस। अब जब हम लोग लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो लिस्टिंग करते हुए हमने बताना होता है कि एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या होगी। अब लॉन्च डेट का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लॉन्च डेट हमारी कब से स्टार्ट होती है, जब से हमारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस पहुँचती है। ठीक है, अब हम लिस्टिंग कर रहे हैं, हमने अमेज़न को क्या बताना है, हमने उसको ये समझ लें कि तकरीबन 1 महीने बाद का बताना है एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री पहुँचने से। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज जैसे डेट है हमारे पास 26 मई, हमारी इन्वेंट्री पहुंचनी है 27 को और हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड से 1 महीना आगे बता देंगे। हम उसको कहेंगे कि 27 जून से हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, ये चीज़ हम क्या करेंगे ताकि हम लोग जो हमारा हनीमून पीरियड है उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें। क्योंकि वो ऐसे रहा था कि जब हम लोग लॉन्चिंग कर देते हैं तो अक्सर अमेज़न का एल्गोरिथम भी कभी कभी मिस्टेक कर देता है, कभी बग आ जाता है। तो उस बग के सिनेरियो में होता ये है कि जब हमारी प्रोडक्ट लाइव नहीं भी होती ना, तब से हमारा हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉन्चिंग डेट ज़्यादा बता दी और जब इन्वेंट्री पहुंचने वाली हुई तो हम उस लॉन्चिंग डेट को उठा के वापस ले। एक तो हम ये सिनेरियो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सिनेरियो में हो ये रहा है कि जब आपने ये देखा कि अब हम लिस्टिंग कर रहे हैं, जो लोग लिस्टिंग पे पहले पढ़ चुके हैं, लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, उन्होंने ये देखा कि हम लोग डमी लिस्टिंग कर रहे होते हैं। डमी लिस्टिंग का क्या होता है हमारा, कि हम लिस्टिंग करके देखते हैं, हम देखते हैं कि अमेज़न हमसे क्या सर्टिफिकेशंस मांगता है। वो जो सर्टिफिकेशन मांगता है फिर वो हम मैन्युफैक्चरर है उसको बता देते हैं और वो हमें दे देते हैं वो चीज़ें। ठीक है, वो हम लोग डबल चेक कर देते हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास वो सर्टिफिकेशन है भी सही है नहीं है, तो ताकि हमारी इन्वेंट्री पहुँचे तो कोई इशू ना हो। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम 2 लिस्टिंग्स बनाएंगे। पहले अगर हम एक UPC बाय कर रहे थे तो अभी हम 2 UPCs बाय करेंगे। एक UPC पे हम डमी लिस्टिंग करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। क्लियर हो गई ये चीज़। फिर उसके बाद हम दूसरी एक और लिस्टिंग करेंगे जिसमें हम लॉन्चिंग डेट ये वाली डालेंगे। तो इससे होगा क्या कि हम हनीमून पीरियड को भी प्रॉपर टारगेट कर लेंगे, लेकिन हम लोग दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा जो अगर हमारी जो सेफ्टी है, जो हमें सर्टिफिकेशन चाहिए वो भी हम काउंटर कर लेंगे। अब जैसे रिसेंट सिनेरियो हुआ, यहाँ पे बर्दा का क्लाइंट था। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, उसने क्या किया कि उसका प्रोडक्ट जब अमेज़न पहुंच गया, जब प्रोडक्ट लाइव हो गया, उसके बाद अमेज़न ने उससे सर्टिफिकेशंस मांगे। एक CTC की थी मेरे ख्याल है और एक ASTM की। ठीक है, ये 2 सर्टिफिकेशंस मांगी थी। उसने कहा कि ये सर्टिफिकेशंस मुझे चाहिए। अब ये सर्टिफिकेशंस देना जो है ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी थी, लेकिन हुआ क्या कि जब हमने इन्वेंट्री ले ली तो मैन्युफैक्चरर कहता मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं। अब उस सिनेरियो में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 लिस्टिंग्स कर रहे हैं। एक डमी लिस्टिंग कर रहे हैं एक UPC पे, दूसरी एक और लिस्टिंग कर रहे हैं दूसरे UPC पे, जो जिससे हम हनीमून पीरियड टारगेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा नया जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो इसलिए किया। दूसरा हमारा आ जाता है प्राइस।
अब प्राइस में क्या है, प्राइस शुड बी एट ब्रेक इवन एट लॉन्च एंड टू बी इंक्रीज्ड वंस डबल डिजिट रिव्यूज आर अचीव्ड ऑन लिस्टिंग। अब ये चीज़ तो ऑब्वियस थी पहले से भी, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको टारगेट नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको इस स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ अमेजोन पे सेल करनी है तो उसका यूएसपी जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होगा ना उसका, तो कोई बंदा आपको कस्टमर है वो आपसे क्यों बाय करेगा, वो किसी और से क्यों नहीं बाय करेगा जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, जिसकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, वो आपसे क्यों बाय करेगा? वो आपसे तभी बाय करेगा ना जब आप उसको बेहतर प्राइसिंग दे रहे होंगे, उस अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते वक्त। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में हमने एक और चीज़ ये एडप्ट की कि जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपने अपनी प्राइस ब्रेक इवन रखनी है। ब्रेक इवन कब तक रखनी है? जब तक आपके रिव्यूज़ डबल डिजिट नहीं हो। ठीक है, डबल डिजिट जब आपके रिव्यूज़ हो जाएं तब आप बेशक अपना प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आपको उसको ये चीज़ बतानी है कि पहले हम लोग ब्रेक इवन पे रहेंगे। फर्स्ट 3 मंथ बोलते हैं उसको बेशक, या 2 मंथ्स बोलते हैं उसको, कहीं फर्स्ट 2 मंथ्स हम लोग ब्रेक इवन पे रहेंगे, हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं लेके आ रहे। तो वो आपसे ये पूछेगा एक और क्वेश्चन कि अच्छा प्रॉफिट तो नहीं लेके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हो रहा होगा कि पीपीसी ये जो हमने एड्स वगैरह चलाने हैं, ये जो गिव अवेज करने हैं, उसकी कॉस्ट निकल रही हो कम से कम सेल्स में से? तो आपने ये चीज़ बतानी है कि नहीं निकलेगी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। जितनी भी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये तो चीज़ फिजिकल बिजनेस में भी काफ़ी फेमस है ना कि अगर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने कोई ऐड चलाना है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने सपोज किसी को गिव अवे करना है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवानी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी बर्निंग है। उसको आपने ये नहीं कंसीडर करना कि इसका कुछ रिटर्न आएगा, कि मेनली होता यही है ना, जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं या किसी भी इन्वेस्टर की अगर बात कर लेते हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही होती है। ये प्रोडक्ट है, आप उसको बताएंगे ये प्रोडक्ट है, इसकी ये सेल्स है, ठीक है, ये डिमांड है, ये कंपटीशन है, वो चीज़ें वो उसको सुनने में अच्छी लगेगी। लेकिन बात ये है वो अट्रैक्ट किस पे होगा? प्रॉफिट और आरओआई पे होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। फिर सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लेगा फौरन। जैसे ही आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाएंगे ना, वो कहेगा ये सब चीज़ें तो ठीक है, मुझे तुम आरओआई बता दो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आपने उसको ये चीज़ें डिफाइन करनी है कि फर्स्ट 2 मंथ्स कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि लगेगा पीपीसी का अलग से बजट बनाना है अपनी। जो आपने प्रोजेक्शन शीट्स जिन लोगों ने पढ़ी है फिलहाल, प्रोजेक्शन शीट्स में आपने ये चीज़ डाली है अपनी कि पीपीसी का अलग बजट है। पीपीसी आपके एक्चुअल बजट में जो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है ये चीज़ सबको? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सैबोज की तरफ। सैबोज हम लोग कहते हैं सर्च एंड बाय ऑर्डर्स को। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट स्टार्ट से, बिल्कुल हम लोग सैबोज कर किस तरीके से रहते हैं। स्टार्ट में हम लोग क्या करते थे, सिंपल हम लोग बता देते थे कि ये कीवर्ड है, इस पेज पे जाके हम लोग शो हो होंगे, वहाँ से जाके आपने सर्च करना है, उसके बाद हमें नीचे जाके हमें बाय करना है। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सुपर लिंक्स प्रोवाइड करते थे। सुपर लिंक्स में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक लिंक दे देते थे, जो हमारा लिस्टिंग प्रमोटर होता था उसको हम कहते थे कि कोई बायर लेके आओ, उसको ये लिंक दे दो, वो हमारी इस लिस्टिंग पे आए, हमारा बाय कर रहे। हम क्या करते थे, फिर उस प्रोडक्ट का रिफंड कर देते थे, जो लिस्टिंग प्रमोटर के चार्जेस होते थे वो उसको दे देते। ठीक है, तो ये चीज़ कर रहे थे। फिर ईपीआर 3.0 में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सैबोज कर रहे थे इस तरीके से कि जिस कीवर्ड पे हमने सर्च एंड बाय ऑर्डर लेना होता था ना, उस पर हम लोग ऐड चला देते थे। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप के मेन कीवर्ड पे आइसक्रीम स्कूप पे मैंने कोई ऑर्डर लेना है, तो मैं उस पर ऐड चला देता था। जब मेरा जो बायर होता था, जो कस्टमर होता था, वो आइसक्रीम स्कूप सर्च करता था और मैं उसको बता देता था कि ये वाला ऐड जो शो हो रहा है ना, इस पर आके आपने बाय करना है, ये मेरे प्रोडक्ट का इमेज है। इसके बाद फिर आपने रिव्यू देना है, फिर रेटिंग्स देनी है, जिस भी तरीके से होता था मैं उसको वो बताता। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या हो रहा था कि जब हम लोग गिवअवेज कर रहे होते थे तो हम रिव्यूज ले रहे होते थे उसके अगेंस्ट। लेकिन ईपीआर 4.0 में हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐड चलाते हैं। हमने जिस आइसक्रीम स्कूप पे सपोज सैबो लेना है, तो हम लोग उस पर ऐड चलाते हैं और जैसे ही हमारा कस्टमर उस ऐड पे आता है, वहाँ से बाय करता है, इसके बाद वो सिर्फ बाय करके चला जाता है। वो कोई रिव्यू नहीं देता, वो कोई रेटिंग्स नहीं देता। ये करने का मकसद क्या है कि हम लोग जो हमारी सेल्स हैं उनकी हम लेजिटिमेसी प्रूव कर सकें। क्योंकि जब हम लोग रिव्यूज रेटिंग्स ले रहे होते हैं ना, तो उस तरीके से नहीं हो रही होती परफॉर्मेंस। ठीक है ना,
तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। क्लियर है? ये चीज़ समझ आइए सबको कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सैबोस किस तरीके से कर रहे होंगे। अभी सर्च एंड बाय ऑर्डर्स लेंगे, ऐड चलाएंगे, आइसक्रीम स्कूप का ऑर्डर लेना है, सैबो लेना है, आइसक्रीम स्कूप पे ऐड चलाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इस पे जो हमारा लिस्टिंग प्रमोटर है वो बायर को लेके आएगा और सिर्फ प्रोडक्ट बाय करवाएगा बस। फिर हमने इसमें करना क्या है, जो हमने ऑर्डर लेना है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब हमारी लिस्टिंग है, कोई भी लिस्टिंग है, आपने देखा होगा कि अगर आपने भी कोई चीज़ दराज से बाय करनी है, आप उस लिस्टिंग पे जाके देखते हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी है, रिव्यूज़ क्या क्या है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, अमेज़ॉन का एक होता है बाइंग प्रोग्राम, ठीक है। आप अमेज़ॉन के बाइंग प्रोग्राम में जो है इनरोल हो जाएंगे। बाइंग प्रोग्राम जब स्टार्ट होता तो उसके चार्जेस होते थे, ठीक है, उसकी फीस होती थी प्रॉपर $2500 की तरह, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा कि अभी जब आप बाइंग प्रोग्राम में इनरोल होंगे तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप सिर्फ बाइंग प्रोग्राम में इनरोल हो जाएंगे। उसके बाद आपको 30 to 40 ऑर्डर्स या 30 to 40 रिव्यूज़ वहाँ से अमेज़ॉन लेके दे देंगे। अब बाइंग प्रोग्राम में अमेज़ॉन करता क्या है, अमेज़ॉन ये करता है कि जो उसके ट्रस्टेड बायर्स हैं, जिनकी लेजिटिमेसी का उसको पता है कि ये लेजिट बायर्स हैं, ये बाय करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं, तो वो उनको जो है आपका प्रोडक्ट रेफर करेगा और वो कहेगा अपने ट्रस्टेड बायर्स को कि इधर जाके प्रोडक्ट बाय करो, ठीक है, और उसके बाद इसके अगेंस्ट रिव्यूज़ दो। क्लियर हो गई चीज़? तो उस बाइंग प्रोग्राम में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पे बायर आके बाय करेगा, हमें रिव्यू देगा, रेटिंग देगा। तो अब होगा ये कि सैबो से हमें क्या हो रहा है, सैबो से हमारी सेल्स वेलोसिटी मेंटेन हो रही है, हमारा पोजीशन रैंक बेहतर हो रहा है। जो सेल्स हमें चाहिए रैंक करने के लिए, सैबो से हम सिर्फ वो मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाइंग प्रोग्राम से क्या हो रहा है, जो हमें रिव्यूज चाहिए, जो रेटिंग्स चाहिए, वो हमें वहाँ से आ रही है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद आगे चलते हैं पीपीसी कैंपेन्स की तरफ। अच्छा, अभी सैबोस का एक और चीज़ ये देखिए, ये लिखा है कि सैबोस टू बी डन ऑन पीपीसी 5 to 7 सैबोस ऑन मिड और लॉन्ग टेल मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड डेली फॉर 7 to 8 days, नो रिव्यूज टू बी टेकन ऑन सैबोस। कोई चीज़ के आपने रिव्यूज नहीं लेने सैबोस, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो आपके मोस्ट रेलेवेंट मिड टर्म या मिड टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम किसको कहते हैं, जिनमें जिनकी टेल 4 कीवर्ड्स होती है, ठीक है। जो 4 वर्ड्स पे जो टेल होती है उनको हम लॉन्ग टेल कहते हैं। हमारा यही सिनेरियो है ना, हम कौन से कीवर्ड्स कंसीडर करते हैं, जो 2 to 4 होते हैं, ठीक है। तो जो 4 वाले हैं या जो 3 वाले हैं वो हमारे पास लॉन्ग टेल या मिड टर्म, उनको आपने कंसीडर करते हुए उन पे सैबोस करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये DPR 4.0 है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आप लोगों ने अपना भी इनपुट डालना है, ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ आपने 3 to 4 टेल वाले कीवर्ड्स को कंसीडर करना है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 3 to 4 को ही करें, आपने 2 को भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपने कुछ इसमें अपनी स्ट्रैटेजी भी पुट करनी है, क्योंकि जैसे मैं पहले अगर पीपीसी की तरफ जैसे हम लोग आगे चलते हैं, अब पीपीसी में होता ये है कि काफ़ी लोग, जब हम लोग पीपीसी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पीपीसी की स्ट्रेटजी हम लोग क्या करें, कितनी ब्रॉड सेट कर दें, कितनी एग्जैक्ट सेटअप कर दें, कितनी मैनुअल कर दें, किस तरीके से करें, क्या करें। तो उसमें मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि पीपीसी हमेशा हिट एंड ट्रायल है। ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ फर्स्ट मंथ की है, उसके बाद आपने हिट एंड ट्रायल करना है, आपने कैंपेन सेटअप करनी है, आपने देखना है आपके कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, आपकी पीपीसी कैंपेन्स पे रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, ग्राफ्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से ग्राफ्स बिहेव कर रहे होंगे उस तरीके से आप नेगेटिव टारगेटिंग भी कर देंगे, उस तरीके से आप मजीद एग्जैक्ट टारगेटिंग भी कर देंगे, ठीक हो गया ना। उस तरीके से आप अपने बजट्स को अगर आपने आगे पीछे करना है तो वो चीज़ें आप मेंटेन कर देंगे। तो पीपीसी हमारे पास हिट एंड ट्रायल है, ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारे सिर्फ फर्स्ट 30-40 डेज की है, बस सिर्फ आपकी चीज़ इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं पीपीसी कैंपेन्स की तरफ। लॉन्च एंड रिलीज डेट टू बी इन फ्यूचर डेट्स 1 month later than expected inventory arrival date at Amazon warehouse। ये चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लिस्टिंग में। उसके बाद आगे चलते हैं बल्क ऑटो कैंपेन विद डाउन ओनली बिडिंग क्लोज मैच ऑन। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑटो पे कैंपेन सेटअप करना है।
ठीक है, आपने ऑटो कैंपेन सेटअप कर दिए और आपने जो हमारे पास बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है ना डिफरेंट, आपने किसी में होता ही है ना, आपको पता है कि ऑक्शन सिस्टम होता है, आप लोग बिडिंग कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट ऑक्शन होता है और फिर आपको पता है कि कौन कैंपेन जीता है और किस तरीके से हुआ सब कुछ, आपका ऐड की प्लेसमेंट क्या होगी, आपका ऐड किधर शो होगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, अभी ऑटो कैंपेन सेटअप करेंगे और ऑटो कैंपेन सेटअप करते हुए बिडिंग स्ट्रेटजी में आप डाउन ऑनली सेलेक्ट करेंगे। तीन स्ट्रेटजीज होती है हमारे पास बिडिंग की, एक फिक्स्ड होती है, एक हमारे पास क्या होती है डायनामिक अप एंड डाउन, और तीसरी हमारे पास कौन सी होती है डायनामिक डाउन ऑनली। तो आपने किस तरफ जाना है, आपने जाना है डायनामिक डाउन ऑनली में। इसमें आप लोग उसको बता देंगे कि ये मैं एक कैंपेन के अगेंस्ट $5 या $2 कितने पे करूंगा और इससे डाउन ऑनली कर सकते हो, आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाउन ऑनली की तरफ आप लोग जाएंगे और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे होंगे, क्लोज मैच कर रहे होंगे। ऑटो में हम लोग क्लोज मैच की तरफ जाएंगे। हमारे पास तकरीबन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्लोज मैच होता है, एक लूज मैच होता है, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है और एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो उसमें आपने कौन सा कंसीडर करना है, आपने क्लोज मैच को कंसीडर करना है। आपने ऑटो कैंपेन जब सेटअप कर रहे हैं तो उसमें डाउन ऑनली बिडिंग स्ट्रेटजी हो गई और मैच स्ट्रेटजी कौन सी हो गई, क्लोज मैच। कि ये हमारी लिस्टिंग है, इसके अगेंस्ट जितने भी क्लोज मैचेस है ना, उन कीवर्ड्स पे हमें सिर्फ शो करा दो। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट आता है टर्न ऑफ ऑटो आफ्टर 4-5 डेज इफ इट इज नॉट बिडिंग ऑन राइट कीवर्ड्स, टर्न ऑन ऑटो अगेन आफ्टर 20 डेज ऑफ लॉन्च। अब इसका मकसद क्या है, अब वो ये कह रहे हैं कि ऑटो कैंपेन सेटअप करने के बाद आपने भूल नहीं जाना, फिर आपने करना क्या है कि 4 से 5 दिन बाद आपने परफॉर्मेंस देखनी है कि ऑटो में हो क्या रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दें और 20 दिन बाद ऑन करें। इसका मकसद क्या है कि अभी होता यह है कि जब भी आप अपनी कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो आपको कीवर्ड्स ही सिर्फ वो शो हो रहे होते हैं जो अमेज़न ने इंडेक्स किए होते हैं। ठीक है, तो जब तक कोई कीवर्ड आपका इंडेक्स नहीं होगा, जब तक कोई कीवर्ड अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक कोई कीवर्ड अमेज़न क्लिक नहीं करेगा, तब तक क्या होगा कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट आप पीपीसी रन नहीं कर सकते, आपके कस्टमर को आपका ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर रहे हैं कि 20 दिन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन का जो हमारा पीरियड है, जिस पीरियड में हमारे कीवर्ड्स इंडेक्स हो रहे होते हैं, उसको मैक्सिमम 20 डेज लग जाते हैं। मैक्सिमम 20 डेज लगते हैं किसी एक लिस्टिंग में कीवर्ड्स इंडेक्स हो। वैसे 4 से 5 दिन में भी हो जाते हैं, पहले दिन में भी मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन टोटल कीवर्ड्स को 20 डेज मैक्सिमम लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि 4 से 5 दिन में देखना है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऑटो बंद कर दें। फिर आप 20 दिन बाद सेटअप करें जब आपके टोटल कीवर्ड्स इंडेक्स हो चुके हो। जैसे अभी ये सिनेरियो है हमने फेस किया था, उसमें जब आप लोग पीपीसी कैंपेन सेटअप कर रहे थे, आपने देखा कि वो कीवर्ड्स लिस्टिंग में इंक्लूडेड थे, लेकिन जब आप उन पे ऐड सेटअप कर रहे थे एग्जैक्ट के थ्रू, तो उसमें वो ऐड में शो ही नहीं हो रहे थे वहाँ। तो वो क्यों नहीं शो हो रहे थे, वो इंडेक्स नहीं हुए थे। वो इंडेक्सेशन का जो पीरियड है, जो इंडेक्सेशन का टाइम है, वो मैक्सिमम 20 डेज का। उन 20 डेज में वो जब कीवर्ड्स हमारे इंडेक्स हो जाते हैं, फिर उन पे ऐड शो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ऑटो कैंपेन को चेक करें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके बाद, अच्छा, वन एग्जैक्ट कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड। ठीक है, जो आपका मेन कीवर्ड है उस पे आपने उसके अगेंस्ट एक आपने एग्जैक्ट कैंपेन भी सेटअप कर। ठीक है, ताकि आप लोग एक राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। दूसरी एक और चीज़ ये है कि फिर आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आपने सेटअप कर दी। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर हम आइसक्रीम स्कूप का कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, तो सिर्फ आइसक्रीम स्कूप पे ही हमारा ऐड शो। ठीक है, अगर हमारा कस्टमर आइसक्रीम स्कूप ही सर्च करेगा ना आके, तभी उसको हमारा ऐड शो। इसके अलावा नहीं शो होगा अगर हम एग्जैक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वन फेज कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड, नेगेटिव एग्जैक्ट कीवर्ड बीइंग रन इन फेज। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक फेज पे भी सेटअप कर देंगे। फेज में किसको करेंगे, आइसक्रीम स्कूप को ही करेंगे, मेन कीवर्ड को। अब मेन फेज हमने मेन कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप है, उस पे कैंपेन सेटअप की और कैंपेन टाइप हमने क्या कर दी, फ्रेज मैच टाइप जो है हमारी। अब मैच टाइप फ्रेज है, इसका मतलब जो आइसक्रीम स्कूप हमारा एक फ्रेज है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। इसके आगे पीछे अगर कुछ यूज हो रहा है, अगर आइसक्रीम स्कूपर सर्च हो रहा है या आइसक्रीम स्कूप ब्लू सर्च हो रहा है या ब्लू आइसक्रीम स्कूप सर्च हो रहा है, तो हमारा ऐड शो होगा, बस बीच में कुछ नहीं आना चाहिए।
ठीक है। तो वो हम लोग सेटअप कर देंगे और उसके साथ ही साथ क्या करेंगे कि नेगेटिव में एग्जैक्ट भी कर देंगे। अब नेगेटिव में एग्जैक्ट करने की क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एग्जैक्ट पे हमने पहले कैंपेन चला ली है, तो अगर हम फ्रेज में भी चलाएंगे तो अभी हम एग्जैक्ट में मेन कीवर्ड को कर रहे हैं। मेन कीवर्ड का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो सर्च वॉल्यूम है वो है 1,33,000, उस पर 1,33,000 की ऑडियंस आ गई। तो उसमें होगा क्या कि अगर हम फ्रेज में भी उसी को ही इंक्लूड कर देंगे या उसी पे ही पीपीसी चल रही होगी तो सारा का सारा बजट हमारा मेन कीवर्ड आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एग्जैक्ट हमने कर दिया अगर यहाँ पे, तो फ्रेज में हम उसको नेगेटिव कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? फिर इसी तरीके से फिर हम ब्रॉड में भी मेन कीवर्ड के अगेंस्ट एक कैंपेन सेटअप कर देंगे। फिर अगर हम ब्रॉड में कर रहे हैं तो हम फ्रेज में उसको नेगेटिव टारगेट करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? ब्रॉड क्या होता है? अच्छा, नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब ये है कि अभी आइसक्रीम स्कूप है ना, हम एग्जांपल लेते हैं कि आइसक्रीम स्कूप के अगेंस्ट हमने अपना ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आइसक्रीम स्कूप कीवर्ड पे हमारा ऐड रन हो जाए। तो उस पर अगर हम लोग नेगेटिव करने का मकसद ये है, अगर आइसक्रीम स्कूप को हमने फ्रेज टारगेटिंग की है तो हमारा ऐड किस पे शो होगा? आइसक्रीम स्कूप पर अगर कोई सर्च कर रहा है, आइसक्रीम स्कूप सर्च कर रहा है, ब्लू आइसक्रीम स्कूप सर्च कर रहा है, सब सिनेरियोज में हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव एग्जैक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है उन सारे सिनेरियोज में तो शो कर पाओ, लेकिन अगर हमारा कस्टमर स्पेसिफिक आइसक्रीम स्कूप सर्च कर रहा है ना, तब हमारा ऐड शो ना कर, क्योंकि हमने उस पर अलग से कैंपेन सेटअप की है। एग्जैक्ट फर्स्ट वाली हमने अलग से कैंपेन सेटअप कर दी है 1,33,000 वाले कीवर्ड पे, तो अभी जरूरत नहीं है कि बाकी का बजट भी पता चले वो 1,33,000 वाले खा जाए। तो हमने इसलिए क्या किया, उसको नेगेटिव कर दिया। फिर इसी तरीके से जब हमने ब्रॉड चलाई तो फ्रेज वाले को हमने नेगेटिव कर दिया, ताकि हम टोटल टारगेटिंग कर सकें, कोई ऐसे कीवर्ड्स ना बचे जिन पे टारगेटिंग ना हो। ये हो गई ये चीज़। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग relevant category targeting for product targeting campaigns with refinement of higher minimum price products than your own launch price। अब इसमें हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग की तरफ जाएंगे। मैं कैटेगरी टारगेटिंग का आप लोग को बता देता हूँ कैटेगरी टारगेटिंग होती क्या है। कैटेगरी टारगेटिंग में हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग अमेज़न को बता देते हैं कि ये कैटेगरी है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इस सब कैटेगरी के अगेंस्ट जो है ना, जो हमारी सब कैटेगरी है वो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है। हम कहते हैं इस सब कैटेगरी के अगेंस्ट ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना इस कैटेगरी पे लिस्टेड, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे हमें शो करवाएं। तो हम क्या करेंगे, हमारी सपोज आइसक्रीम स्कूप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और हमारी कैटेगरी है आइसक्रीम स्कूप्स की सब कैटेगरी। तो हमने कहा कि इस सब कैटेगरी आइसक्रीम स्कूप्स के अगेंस्ट जितनी भी लिस्टिंग है, इनमें से जो भी बंदा $20 से महंगा सेल कर रहा है ना, उनकी लिस्टिंग पे हमें सेल करा दो, शो करा दो। उसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग $19 में सेल कर रहे हैं, या हम लोग एग्जाम्पल देते हैं हम लोग $15 में सेल कर रहे हैं, और हमने कैटेगरी टारगेटिंग के थ्रू ये किया कि जितनी भी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिनमें आइसक्रीम स्कूप $20 पे सेल हो रहा है, उसने अमेज़न ने हमें उन लिस्टिंग्स पे शो करवा दिया। जब उन लिस्टिंग पे शो करवाया, जब उस लिस्टिंग पे कोई कस्टमर आएगा, अब ऑब्वियसली वो लिस्टिंग डेवलप होगी, लेकिन उस सिनेरियो में हो ये रहा है कि $20 वाले लिस्टिंग पे कस्टमर आया, उसने स्क्रॉल डाउन किया, उसने कहा अच्छा ये नीचे को $15 में भी सेल कर, उसने नेक्स्ट टैब पे खोल दिया उसको, उसने उसके बाद इमेजेस पे किया, उसने देखा, उसने कहा ये चीज़ें तो मुझे सेम लग रही हैं, ठीक है। उसने चीज़ों को जब प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, उसने प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हुए ये चीज़ देखा कि मुझे क्वालिटी तो बिल्कुल सेम लग रही है, इसका मतलब प्राइसिंग का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, वो $15 वाली बाय करेगा, ठीक है। तो $15 वाली बाय करेगा, इसलिए हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़ सबको? अभी कैटेगरी टारगेटिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग कर देंगे और हमारा जो कंपटीटर है नेक्स्ट वाले करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो जितने भी कंपटीटर्स हैं जो हमसे ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, उनके हम लोग शो करवा देंगे। हम कहेंगे कि ठीक है इनकी लिस्टिंग्स पे हमें शो करवा देंगे। क्लियर हो गया ये चीज़? कैटेगरी टारगेटिंग में किसी को कंफ्यूजन है फिलहाल? सबको क्लियर है? अच्छा जी जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइस टारगेटिंग करेंगे।
हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग के थ्रू ये कहेंगे कि $20 से ज़्यादा जो भी सेल कर रहे हैं ना, उनकी लिस्टिंग्स पे हमें शो करवा दें। तो जो हमारे कंपटीटर्स है ना, हम उनकी लिस्टिंग्स पे शो होंगे, हम फिर किसी कीवर्ड के अगेंस्ट शो नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़ अभी? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स हम कैटेगरी टारगेटिंग भी कर देते हैं। जो हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स भी कर देते हैं। अब वीडियो एड्स का क्या होता है ऑप्शन हमारे पास, वीडियो एड्स का ऑप्शन देने के लिए हमें ब्रांड रजिस्ट्री ज़रूरी है। तो EBR 4.0 या जो हमारे अब नेक्स्ट बैचेस हैं उनमें हम यही सबको कह रहे हैं कि जब से आप लॉन्चेस कर रहे हैं, लॉन्चेस से पहले से ही आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लोग लॉन्च कर देते थे लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन अभी हम लोग ये कहते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री आप कम से कम परस्यू करवा दें। उसके बाद अमेजोन से केस ओपन करके ये कहते हैं कि हमारी जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो इन क्यू है, तो जल्द हमारा ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। तब तक जो है अमेजोन आपको फिर जो ब्रांड रजिस्ट्री के जो जितने भी फीचर्स होते हैं, जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, वो आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप वीडियो एड्स भी रन कर सकते हो। आप अगर सपोज A+ कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, BBC करना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स ऑन मेन कीवर्ड इन एग्जैक्ट। वही चीज़ हम लोग करेंगे कि हम लोग ब्रांड वीडियो एड्स चला देंगे और हम लोग एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू भी कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग जो अपना प्रोडक्ट एड्स होते हैं, प्रोडक्ट एड्स भी चला दिए कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने कैटेगरी टारगेटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट के एड्स चलाए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वीडियो एड्स चलाए कैटेगरी टारगेटिंग के थ्रू। उसके बाद एक और चीज़ हमने क्या की कि हम कैटेगरी टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग में हमने वीडियो एड्स भी चला देंगे, ठीक है। तो हम लोग सेम सिनेरियो करेंगे वही कि हम लोग मेन कीवर्ड पे चला देंगे। उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट के थ्रू चलाएंगे। इसमें ब्रॉड और फ्रेस कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट पे आपको चलानी है वीडियो एड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिड टू बी 20% हायर देन सजेस्टेड बिड इन द स्टार्ट, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम लोग जो हमारी सजेस्टेड बिड अमेजोन दे रहा होगा उसके हम लोग 20% ज़्यादा करके बता दें। अब हम लोग ये भी कर रहे होते ना, जैसे जब हम कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे और हम कर भी डाउन ऑन में रहे और अमेजोन हमें सपोज कह देते हैं कि हमने कह रहे हैं कि इस कैंपेन के अगेंस्ट $2 आप बिड करो, तो हम लोग क्या करेंगे उसके 20% ज़्यादा करेंगे। 20% ज़्यादा कितना होगा, 2.40 होगा तकरीबन मेरा ख्याल, ठीक है। तो $2.40 पे हम लोग बिड कर देंगे, ठीक है। वो बिड करने का मकसद ये होगा कि हमने टॉप प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। अभी हो ये रहा है कि पहले हम लोग गिवअवेज जब कर रहे होते थे, सैबोज कर रहे होते थे, तो उसमें रिव्यूज या रेटिंग्स भी हमें वहीं से आ जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी हम लोग वाइन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं रिव्यूज रेटिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वाइन प्रोग्राम पे तो रिलाई नहीं करेंगे ना, हमने अपनी भी तो स्ट्रेटेजी करनी है। तो अगर अभी हमें रिव्यूज या रेटिंग्स जल्दी जनरेट करने हैं या सेल्स जल्दी चाहिए, तो उसके लिए हमारा एड टॉप प्लेसमेंट पे शो होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर शो होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% हायर बिड। क्लियर है ये चीज़ सबको? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की तरफ। अब कीवर्ड टारगेटिंग में पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल, वैसे हम लोग तो ऐसे नहीं कर रहे थे, हम लोग पहले लोग ये कर रहे थे कि जब कम्पीट कर रहे थे कीवर्ड के अगेंस्ट, तो हर कीवर्ड पे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो खुद खोल के चेक करते थे, ठीक है। क्या करना है, आइसक्रीम स्कूप पे कम्पीट कर रहे हैं, आइसक्रीम स्कूप सर्च करेंगे, उसके बाद पेजेस पे सर्च करते जाएंगे कहाँ हम लोग शो हो रहे हैं, उससे ये पता चल जाता था कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग ऐसा करें कि आप लोग कीवर्ड टारगेटिंग जो टूल है हेलियन गन का, उसको यूज़ करें। उसको यूज़ किस तरीके से करें, हम लोग इसमें ये कर रहे होते हैं कि हम लोग एसिन दे देते हैं अपना, ठीक है, एसिन दे देते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स दे देते हैं डिफरेंट। तो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारे एसिन की परफॉर्मेंस हेलियन गन हमें शो करवा देता है। वो बता देता है कि ये आइसक्रीम स्कूप है, इस पर आप इस प्लेसमेंट पे हो, अभी ये रैंकिंग है, आप ये पोजीशन अभी आपकी है फिलहाल, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोग पर डे के हिसाब से शीट्स कीवर्ड ट्रैकिंग के थ्रू डाउनलोड करते रहते हैं। उससे हमें ये पता चलता जाता है कि ये हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर ये चीज़ सबको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइन इनरोलमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी हम लोग टोटली रिव्यूज़ या रेटिंग्स के अगेंस्ट वाइन प्रोग्राम पे ही रिलाय कर रहे हैं, हम लोग किसी और मेथड की तरफ नहीं जा रहे जैसे गिवअवेज वगैरह हो। क्लियर है। तो सिर्फ वाइन प्रोग्राम और पीपीसी पे मेहनत कर रहे हैं अभी हम लोग, रिव्यूज़ रेटिंग्स और सेल वेलोसिटी। आगे चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक की तरफ। अब एक्सटर्नल ट्रैफिक से रिलेटेड बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जब हम लोग आपको बताते हैं कि एक्सटर्नल ट्रैफिक, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्सटर्नल ट्रैफिक, कौन एक्सटर्नल ट्रैफिक। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक में हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग पिंटरेस्ट के थ्रू एड्स रन कर रहे होंगे, हम लोग गूगल पे एड्स रन कर रहे होंगे। अब वो रन किस तरीके से करेंगे, हम लोग एट्रीब्यूशन लिंक जनरेट करेंगे। एट्रीब्यूशन लिंक किस तरीके से जनरेट करेंगे, अमेजॉन एट्रीब्यूशन एक पोर्शन होता है हमारे पास अमेजॉन में, उस पोर्शन में हम लोग जाएंगे, वहाँ से एट्रीब्यूशन लिंक लेंगे और वो लिंक ले जाके हम जिससे ऐड रन करवा रहे हैं उसको दे देंगे। अभी अगर हमने गूगल एड्स रन करना है तो गूगल एड्स में भी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पीपीसी में हमारे पास होता है, अमेजॉन में एड्स में हमारे पास होता है पीपीसी, पे पर क्लिक मॉडल होता है। लेकिन हमारे पास गूगल की तरफ अगर हम लोग आए तो गूगल में हमारे पास 4 होते हैं, एक पीपीसी होता है, एक सीपीसी होता है, एक सीपीएम होता है और एक बीसीपीएम होता है। वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली कल को आप लोगों ने एक्सटर्नल ट्रैफिक जब देनी है, सपोज किसी से सर्विसेज भी देनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है, पीपीसी का तो आप लोगों को पता है पे पर क्लिक होता है। सीपीसी हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पर क्लिक, हम लोग कहते हैं कि पर क्लिक हम ये कॉस्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सीपीएम। सीपीएम होता है हमारे पास कॉस्ट पर माइल्स। कॉस्ट पर माइल्स का मतलब क्या, कॉस्ट पर 1000 माइल्स। ठीक है, माइल्स का मतलब है इम्प्रेशंस। अभी अगर हमने गूगल एड्स रन करने हैं तो हम गूगल को ये इनपुट भी दे सकते हैं कि 1000 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट हम ये पे कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें गूगल जो है हमारा ऐड शो करवा रहा होगा, और जब 1000 इम्प्रेशंस आ जाएंगे तो हम गूगल को पे कर देंगे उसके लिए। ठीक है, तो सीपीएम हमारे पास ये स्ट्रेटजी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर माइल्स। ठीक है, कॉस्ट पर माइल्स का मतलब कॉस्ट पर इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस कितने 1000। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है वीसीपीएम, जिसको हम लोग कहते हैं वीडियो सीपीएम, वीडियो कॉस्ट पर माइल्स। उसमें क्या होगा कि 1000 माइल्स के अगेंस्ट हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा होगा, लेकिन वीडियो शो होगी। सिर्फ वीडियो नहीं, उसमें इमेज भी शो होती है। ठीक है, आपकी इमेज, अब उसमें ना कुछ पार्ट होता है, इसमें गूगल आपको कहता है कि अगर आपकी इमेज का 40% किसी ने देख लिया ना तो मैं उसको इम्प्रेशन ही काउंट करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो का गूगल कह देता है कि मैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड के जो है ना सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है, 2 से 3 सेकंड जिस कस्टमर ने अगर देख लिए ना तो मैं आपसे इम्प्रेशन चार्ज कर दूँगा उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास गूगल के एड्स के टर्मिनोलॉजी होते हैं। बाकी आप लोग जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेसबुक के थ्रू एड्स किस तरीके से लेते हैं, तो ये एट्रीब्यूशन लिंक आप लोग देते हैं। एट्रीब्यूशन लिंक के थ्रू आप पे ऑर्डर्स आते हैं। अब इसका एक्सटर्नल ट्रैफिक का फायदा क्या है आपको, एक्सटर्नल ट्रैफिक आपके लिए ये समझ लें गोल्ड माइन है। कोई भी रैंकिंग अगर आपने करनी है ना अमेजोन पे, तो आपके लिए जो एक्सटर्नल ट्रैफिक है वो गोल्ड माइन है। अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक से एक ऑर्डर आपके पास आ रहा है ना, तो वो अमेजोन से आए हुए ऑर्गेनिक 5 ऑर्डर्स के बराबर है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने एक्सटर्नल ट्रैफिक पे मैक्सिमम फोकस करना है। इसके लिए अलग से बजट करना है। ऐसा नहीं करना कि अक्सर होता है कि जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग का एक ही बजट कर देते हैं। आप कहते हैं इसमें पीपीसी भी रन करनी है, इसमें एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लानी है, इसमें गूगल एड्स भी चलाने हैं, फेसबुक एड्स भी चलाने हैं, सब चीज़ें इसी में करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने करना है पीपीसी का अलग से बजट होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई और आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसका अलग से बजट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद एक और चीज़, मोस्टली अभी रिसेंट काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि अब हम लोग कम्पीट तो इन चीज़ों पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हम लोग किस तरीके से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? क्या सब कुछ लॉन्चिंग और रैंकिंग पे डिपेंड करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ लॉन्चिंग रैंकिंग पे नहीं डिपेंड करता। आपका पीएल के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स। उन सब स्टेप्स पे आपका प्राइवेट लेबल डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्राइवेट लेबल सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो क्या डिफाइन करेगी,
वो ये डिफाइन करें कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है, आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन कम है ज़्यादा है। उसके बाद आप सोर्सिंग की तरफ आते हैं। सोर्सिंग क्या डिफाइन करेगी, आपके प्रोडक्ट का आप कंपीट करने के लायक है भी सही या नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अच्छा सोर्स कर लेते हैं तो अच्छा सोर्स करने से क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट पे यूएसपी जनरेट कर लेंगे। अगर बाकी के जो आपके कंपटीटर्स हैं वो उनके जो एवरेज रेटिंग चल रही थी वो 4.3 चल रही थी और आपने कोई अपना यूएसपी जनरेट कर दिया और आपने 4.5 रेटिंग वाला प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, तो क्या हुआ कि आपने कंपटीशन को ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो अभी उस कंपटीशन से आप आगे नहीं कर सकते। फिर एक चीज सोर्सिंग आपके कंपटीशन को डिफाइन करती है कि आप कंपटीशन को ब्रीच कर सकेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आपका कीवर्ड रिसर्च या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो लिस्टिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंटेबल है भी सही या नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को शो होगा भी या नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास समझिंग या रैंकिंग आती है। अगर इन सारे स्टेप्स में से कोई एक स्टेप में भी आप ढीले पड़ जाते हैं ना तो आपका प्राइवेट लेवल फेल हो जाएगा, ठीक है। ये चारों जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पूरा क्रक्स है, ये सब जो है ये आपके प्राइवेट लेवल को सक्सेसफुल बनाने की रेसिपी है। ये चीज़ें अगर सब कंप्लीटेड नहीं होंगी तो आपका प्राइवेट लेवल सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज़ सबको? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है EPR 4.0 प्लीज मेरा क्वेश्चन ये है कि सैबो के अंदर वाइन प्रोग्राम आ गया, उसके जरिए हम ले सकते हैं, तो सैबो करवा के हम रेटिंग फीडबैक ले सकते हैं। रेटिंग फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अभी आप लोग टोटली रिलाय वाइन प्रोग्राम पे करें। वैसे ले सकते हैं आप, ठीक है। प्रोग्राम से नहीं आएंगे, लेकिन आप प्रोग्राम को देखिए वाइन प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं होता कि आपको सेल्स ही आ रही होती है। वाइन प्रोग्राम में ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट फ्री में दे रहे होते हैं अमेज़न के ट्रस्टेड बायर को, ठीक है ना, तो वो दे आप फ्री में ही रहे हो। क्लियर है? तो चार्जेस तो बड़े होते हैं, लेकिन ये है कि सैबोज करवाने का मकसद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेन जो हमारा पर्पज़ है वो हमारा सेल्स वेलोसिटी जनरेट। दूसरा क्वेश्चन है सर, वो एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए अगर हम अपनी लिस्टिंग है मेरी जैसे क्लाइंट की है, उसी क्लाइंट की लिस्टिंग का मैं एफिलिएट लिंक जनरेट करके फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स या फिर पिंटरेस्ट एड्स या यानी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लगाऊँ, तो ये भी सही है? ये एट्रीब्यूशन लिंक बोल जाए। उससे अलावा अगर मैं एफिलिएट अकाउंट बनाऊँ अपना, उस लिस्टिंग का वहाँ से एफिलिएट लिंक बना के फेसबुक एड्स के ऊपर लगाऊँ या टिकटॉक इस तरफ, ये बिल्कुल वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन एट्रीब्यूशन लिंक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप लोग एट्रीब्यूशन लिंक को ही कंसीडर करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो आप उस एट्रीब्यूशन लिंक के थ्रू ही करें। वो भी काइंड ऑफ एक लिंक ही है ना जो आपके पेज पे रिडायरेक्ट करता है आपके कस्टमर को, ठीक है ना। तो अभी आप अपने जो आप अगर कर भी रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग तो आप ये एट्रीब्यूशन लिंक ही यूज़ करें। और क्वेश्चन आपने कहा कि जब हम लिस्टिंग करते हैं सर्टिफिकेट एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी ओरिजिनल लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये हमारे पास सर्टिफिकेट तो एक है, हम उसके ऊपर डमी लिस्टिंग क्रिएट कर देंगे, उसके बाद दूसरी लिस्टिंग कैसे उसके ऊपर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं आप, हमारे पास एक सेम आ रही है। आप एक अकाउंट के जो है वो बहुत सारी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से समझे नहीं, हम लोग दो एट ए टाइम नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग कर ये रहे हैं कि पहले डमी लिस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल लिस्टिंग, ठीक है ना। पहली वाली आप डिलीट कर दें, ठीक है ना। नहीं, अमेज़ॉन अभी कोई चार्जेस नहीं लेता वाइन को, ठीक है जी। प्लीज़ सर, ये जो सर्विस अगर हम रन करते हैं तो हम प्रोडक्ट अगर देते हैं कस्टमर्स को, वो बाद में हमने पे कर देते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट बैक करेंगे। जो प्रोडक्ट बैक करेंगे वो कलेक्ट कहाँ पर? नहीं, प्रोडक्ट बैक नहीं करते, वो प्रोडक्ट भी उनके पास चला जाता है और आप रिफंड भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप पैसे भी वापस करते हैं और प्रोडक्ट भी दे देते हैं। सर, ये पिछले क्राइटेरिया में भी ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो कस्टमर जो है आपका जो आपको रिव्यू दे रहा है वो आपको वापस नहीं कर रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
क्लियर है सबको? इन्रोलमेंट के लिए हमें जो ड्यूरेशन है वो हमें कितना लॉन्च करेंगे, कितना से वाइनिंग के प्रोग्राम के अंदर रहना चाहिए। वाइन प्रोग्राम स्टार्ट के ही कुछ टाइम तक होता है आपके पास, ठीक है? तो 30 to 40 दिन यूज मिलते हैं आपको वाइन प्रोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो अपने आप एलिमिनेट कर देते हाँ, वो एंड हो जाता है वाइन प्रोग्राम। सिर्फ नए सेलर को वाइन प्रोग्राम में इन्रोलमेंट की ज़्यादा मिलती है, पुराने सेलर को, ठीक है? क्लियर है? पुराने सेलर को अगर रिव्यूज रेटिंग चाहिए तो उसको अभी भी सैबोस की तरफ ही जाना पड़ेगा, अभी भी की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, एग्जिस्टिंग सेलर, ठीक है? एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग सेलर नहीं है। अगर जो नई लिस्टिंग होगी उस पर वो दोबारा वाइन प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। क्लियर है सबको? चलिए, थैंक यू सो मच।